Is the screen is visible? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. বলছি এক সেকেন্ড, দাদা। चलिए, is it visible? Yes, sir. ओके, फर्स्ट क्लास। Yes, sir. सुनिए, आज हम लोग जो करेंगे दैट इज अ अकाउंटिंग की कुछ कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, पॉलिसी, प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे। आप लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, पीएल अकाउंट करते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री देते हैं, उसका कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल असम्पशंस है, कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ कस्टम्स है, जिसके ऊपर बेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पॉलिसी डिटरमिन करता है। वही पॉलिसी डिटरमिन करने का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसी एक्चुअली दो चीज से बनता है। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसके भीतर आता है कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, दूसरा आता है अकाउंटिंग मेथड्स जिसके भीतर आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, लिफो मेथड, फ्रीफो मेथड, ये सब उसको कवर करता है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी पहले, अकाउंटेंट बनने से पहले उसका अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का दो पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल्स और एक प्रिंसिपल्स होते हैं और दूसरा मेथड्स होता है। ये प्रिंसिपल्स और मेथड क्यों लगता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये प्रिंसिपल्स एंड ए मेथड क्यों? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड अकाउंटिंग जो पॉलिसी आप लोगों ने लिया है वो शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दो तीन चीज हम लोगों का सामने आ रहा है, देखो थियोरेटिकल है लेकिन मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप लोगों को इसके ऊपर कम पता होगा, लेकिन आप जानते हैं सब कुछ। मैं जो जो बोलूंगा आप लोग सब बोलेंगे सर हम लोग जानते थे। एग्जैक्टली राइट, आप ऐसा कुछ नहीं बोले जो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना सिंक्रोनाइज वे में हम लोगों के दिमाग में नहीं था। लेकिन हम लोग ये सब मैटर जानते हैं, एक एक करके आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जब अकाउंटेंट बन के जाएंगे, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, मे बी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, मे बी एमकॉम क्वालिफाइड, आपका पहला काम होगा, बा किसी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएयर होगा काम करेंगे, आपका फर्स्ट काम होगा व्हाट इज अ पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी? परचेस पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परचेस पॉलिसी एंड सेल्स पॉलिसी। Administration policy? No, 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 I'm not talking about the administration policy. I'm exactly talking about the
व्हाट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हम लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी लिटिल बिट समझना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। सो व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? ये ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है, ऐसा कोई पॉलिसी है जिससे आपका क्या होगा बेटा, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। इसके साथ और एक भी वर्ड आता है जो आपके लेवल में नहीं है, तब भी मैं बोल रहा हूं, चेंजेस ऑफ इक्विटी। आप लोग इक्विटी का तो मतलब जानते हैं, 5 एलिमेंट में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अब हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है, हायर लेवल में सीखेंगे, जो यहाँ का पार्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं आपका कान में देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का वर्ड बोला, एटलीस्ट कान में आया, हाँ ऐसा कुछ बोला था कभी, समथिंग इक्विटी का चेंज लाइक कुछ। तो यहां पर भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जिसको आप लोग ट्रेडिंग पीएल बोलते हैं, एंड बैलेंस शीट को, एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये सबको मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो, उसको सम टोटल में बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? यस और नो? सर एग्जांपल देके बताइए ना सर। यस, ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिप्रिसिएशन होगा। डिप्रिसिएशन में आप लोग क्लास 11-12 में किए हैं, नाम तो सुने हैं, दैट इज Yes, स्ट्रेट sir. लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यस और नो? Yes, sir. ऐसा कोई नहीं है जो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का नाम नहीं सुना है। आप लोगों ने इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने के लिए आप लोगों ने क्या करेंगे? आप लोगों ने फीफो मेथड, लिफो मेथड अप्लाई किया होगा, वेटेड एवरेज अप्लाई किया होगा। ये जो आप लोगों ने किया है, ये क्या है? दे आर ऑल अकाउंटिंग मेथड्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे, हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। ये सब है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, असम्पशन, जिसके ऊपर चलेंगे। आप जानते हैं आपके पास दो बेसिस है, कैश बेसिस है, एक्रूअल बेसिस है। इट इज, दे आर नॉट अ मेथड, दे आर द प्रिंसिपल्स। there are दो methods of accounting है, cash basis and accrual basis. Now it is depending upon you whether you are following the cash basis of accounting or accrual basis of accounting. कौन सा मेथड assumption आप फॉलो करना चाहते हैं, accrual assumption ना cash assumption? तो that is also a part of the policy. नाउ आपका अगर गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं तो इट इज नेसेसरी आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नाउ फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और एसेट को डेप्रिसिएशन माइनस करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये आपका प्रिंसिपल हुआ, एजम्पशन हुआ, क्या आप गोइंग कंसर्न फॉलो करेंगे। नाउ ये फॉलो करने के लिए आपको एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना पड़ेगा। ये एसेट से जो डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है, उसके लिए मेथड्स है स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग। तो ये सब क्या हुआ? अकाउंटिंग मेथड्स हुआ। तो समझो, अकाउंटिंग पॉलिसी है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आप कुछ assumption लिए, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो किए, दैट इज योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये गोइंग कंसर्न assumption फॉलो करने के दौरान आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक मेथड सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या हुआ? अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होगा? इट इज अ रेफर द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स। प्रिंसिपल्स का मतलब कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, और मेथड्स मतलब टेक्निक, टूल्स। तो प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन एक साथ मिला के हम लोग अकाउंटिंग मेथड पॉलिसी बोलते हैं।
ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपका इस्तेमाल करते फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, preparation of financial statement, so that user can rely on your financial statement, so that user can compare the financial information easily. So they are the fundamentals which are necessary to make the financial statement more attractive, more reliable and more user friendly. चलिए देखते हैं accounting policy. Accounting policy referred to the accounting principles. Accounting principle मतलब assumption, concepts, conventions. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं concepts. इसका ब्रैकेट में लिख देते हैं assumptions and conventions. ब्रैकेट and conventions, जिसको ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे customs बा और tradition. Okay, and the methods, process of accounting, that is LIFO, FIFO, adapted for application of such principle. मतलब ये जो प्रिंसिपल बोल रहा है गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न फॉलो करने के लिए आपको एसेट्स और डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. तो ये जो एसेट्स और डिप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं, तो ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जानना है, कैसे डिप्रिसिएशन का प्रोसेस कैलकुलेट होगा. उसके लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो करते हैं. आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए. तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए आपको लीफो फीफो लेना पड़ेगा. तो ये ऑल आर सच कॉल क्या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग. सो सब मिला के होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज. For preparation and presentation of financial statement for better understanding by the users of financial statement. Accounting policy should be disclosed in the notes of accounts. तो accounting policy क्या हुआ, हम लोग एक साइड में लिख सकते थे, लेकिन मैंने तोड़ के लिखा है so that you can understand very easily. तो accounting policy refers to the accounting principles, and principles का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल्स का मतलब मैंने लिख दिया यहां पर. चलो, प्रिंसिपल का मतलब कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन एंड द मेथड्स. मेथड्स का मतलब द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एग्जांपल लीफो फीफो. अजम्पशन, एग्जांपल क्या होगा, गोइंग कंसर्न. और मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट. और ट्रेडिशन में क्या ट्रेडिशन है, जो एजम्पशन नहीं है लेकिन ट्रेडिशन है, दैट इज फुल डिस्क्लोजर. ट्रांजैक्शन का हर पार्ट आप शो करेंगे, नॉट ओनली द सिंगल पार्ट. परचेज से आपका सिर्फ परचेज नहीं होता है, कैश का भी आउटफ्लो होता है और क्रेडिटर्स भी होता है. तो आपको डिस्क्लोज करना है, फुल डिस्क्लोजर. और कंसिस्टेंसी, एक बार फीफो, नेक्स्ट ईयर में लीफो, नेक्स्ट ईयर में फिर से लीफो, ऐसा नहीं होगा. फीफो फॉलो करना है तो फीफो फॉलो करेंगे, लीफो फॉलो करना है तो लीफो फॉलो करेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करना है तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो होता है तो रिड्यूसिंग फॉलो करेंगे. सर देन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लेकिन सिचुएशन वाइज.
तो adapted for the application of such principle by the entity and organization. For preparation and presentation of financial statement, for better understanding by the user of financial statement, accounting policy should be reflected. Accounting policy should be disclosed in the notes to accounts. और notes to accounts में दिखाना पड़ेगा आप क्या क्या assumption लिए है. Example, depreciation of asset is an example of accounting policy. Okay, आप एसेट का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसका वो है अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके लिए प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न एंड उसका प्रोसेस होगा लिफो फिफो. क्लियर और नॉट? तो एनी प्रॉब्लम अकाउंटिंग पॉलिसी में? सर यहाँ कन्वेंशन का क्या मतलब है सर? कन्वेंशन मतलब जो ट्रेडिशनली फॉलो होता है. इट इज नॉट असम्पशन, इट इज कन्वेंशन. कन्वेंशनली वो फॉलो होते हैं. फुल डिस्क्लोजर, ये असम्पशन नहीं है. फुल डिस्क्लोज करेंगे इंफॉर्मेशन, दैट इज अ कन्वेंशन. तो अगर कन्वेंशन बोलता है फुल डिस्क्लोजर तो फॉलो करेंगे. मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, किसने बोला है? दैट इज एक आपका ट्रेडिशन जी, आप मेथड बार बार चेंज नहीं कर सकते. इट इज नॉट असम्पशन, इट इज कन्वेंशंस. क्लियर? यस सर, यस सर. नाउ व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? It refers to the rules and guidelines that are followed by the organization while preparing the financial statement and books of accounts. मतलब क्या बोल रहा है? ये गाइडलाइंस है, रूल्स है जो फॉलो करना, मेथड नहीं है, गाइडलाइन है, रूल्स है, दैट फॉलो करना पड़ेगा organization while preparing the financial statement and books of accounts. Example, company follow a conservative convention while valuing the inventory. आपको याद है हम लोगों का इन्वेंटरी वैल्यूएशन बचपन में सिखाया गया था, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर. यस सर, यस सर. तो ये क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट से आया है? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट से आया है. सो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं? व्हाइल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में जाते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर फॉलो करते हैं. हेंस इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर. इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, that is accounting concepts and tradition, accounting convention. Clear? So that is accounting principles. Now what are the accounting concepts and accounting conventions? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का मतलब क्या है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा. हम लोग बहुत सारे आज का क्लास में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन करेंगे, जो आज का क्लास का मूल विषय है. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द assumption based on which traditions, based on which transaction are recorded in the books of accounts. मतलब वो सम assumptions है जिसके बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड. मतलब दिस आर द अकाउंटिंग assumption जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है एज वेल एज फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है. इट इज द सेट ऑफ रूल्स. ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ रूल्स है एंड गाइडलाइंस है टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग सिस्टम. ये कुछ गाइडलाइन है जिसके बेसिस में आपका क्या होगा? अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होगा. आप लोग जानते हैं वेरिफिकेशन का पहले नोटिस निकला था, एक जो लगने वाला था हम लोगों ने बोल दिया है, तो आप लोगों ने वही फॉलो करके लाए थे. मतलब हम लोगों ने जैसे आपको गाइड किया थ्रू गाइडलाइंस, वही आपको फॉलो किए. इससे क्या हुआ? सबने एक ही तरीके से वेरिफिकेशन कराया है, दैट इज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुआ है. Same, it is a set of rules and guidelines to provide uniformity in the accounting system. तो आपका जो assumption है, आप उसी को फॉलो करके आपका सिर्फ काम कर सकते हैं. अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन भी उसी हिसाब से रिकॉर्ड होगा. क्लियर?
सो दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? दैट आर द assumption जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। व्हाट इज अ कन्वेंशन? They are the traditions and customs that are adopted by the entity while preparing the books of account and presentation of financial statement. मतलब accounting concept हुआ है assumptions, accounting convention हुआ है tradition और customs. These convention are developed from the accounting practices over the year by the accounting professionals. Can I ask a question? Yes, sir. लेडी लोग इसमें जा सकते हैं मस्जिद में? नहीं सर। तो ये किसने बोला है? ट्रेडिशन है सर। यस, एग्जैक्टली। प्रैक्टिस से सर डेवलप हुआ है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझको बोला गया है, आई फॉलोड दैट वन। दैट इज अ ट्रेडिशन से डेवलप हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में नहीं जाते हैं, मेजर स्टूडेंट कॉलेज में क्लास में आते हैं हम लोगों का, मतलब दे फॉलो द ट्रेडिशन जिसको उसका सीनियर ने सिखाया है। सो दैट इज अ ट्रेडिशन। यहाँ का क्लास होना ऑनलाइन में और ऑफलाइन में व्हाट एवर द मोड क्लास होना इस कॉलेज का ट्रेडिशन है, डिपार्टमेंट का। फॉलोइंग दैट वन, कभी क्लास मिस नहीं जाता है सर। दैट इज अ ट्रेडिशन। कस्टम्स, ये assumption क्या है? प्रोबेबली कुछ assumption से ही आया होगा। दैट स्टूडेंट नीड्स आवर सपोर्ट। कुछ ना कुछ assumption बिलीव करके ही तो हम लोग करते हैं। हम लोग मानते हैं यहाँ का स्टूडेंट बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, एक्सेप्ट समवन फ्यू पीपल। तो ये लोगों को सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट कौन देगा? इसको assumption मानते हुए डिपार्टमेंट देगा, जितना लेवल में डिपार्टमेंट का पॉसिबल है। डिपार्टमेंट उसका बेसिस में क्या कर रहा है? ट्रेडिशन क्या जनरेट किया? हम लोग कोई क्लास नॉर्मली ऑफ नहीं करते हैं, छुट्टी में भी हम लोग कोशिश करते हैं क्लास फॉलो कराने के लिए। दैट आर द ट्रेडिशंस, दैट आर द कस्टम्स विच वी हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड। प्रैक्टिस से ही आपका कस्टम डेवलप्ड होता है ओवर द पीरियड। क्लियर? यस सर। यस सर। डन यहां तक? ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन सेम है। मैं बहुत जानता हूं, स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर लोग भी बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। वर्ड सही नहीं है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन सेम चीज है? नो, दोनों ही अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए लगता है, लेकिन दो अलग है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली गाइडलाइन, रूल्स, असम्पशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सब एक साथ, इट इज अ गाइडलाइंस, रूल्स एंड असम्पशन। ओके? Yes sir. What is accounting convention? That is a tradition, that is a custom which are developed over the period, for which are used by the adopted by the entity while preparing books of accounts, while presenting financial statements. Clear? Yes sir. Okay. Now हम लोग क्या सीखेंगे आज का डेट में? सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को सीखेंगे। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। एक एक करके आते हैं। बोलिए तो बेटा, कैपिटल का जर्नल क्या है? कैपिटल इंट्रोडक्शन। अच्छा मेरे बच्चे लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों का? No तो sir. एक बार कन्वेक्शन बता देते। कन्वेंशन, कन्वेक्शन नहीं, वो तो कुकिंग के स्टाइल में इस्तेमाल होता है। कन्वेंशन बोलो बेटा, वर्ड कन्वेंशन। कन्वेंशन। आप माइक्रो मिनी पर के रास्ते में घूमते हैं? नहीं। नो, वाई? दुनिया में कोई लड़की नहीं पहनता है? पहनता है तो आप क्यों नहीं पहनते हैं बेटा? सर मेरा कस्टम्स, मेरा बिलीव वो डिपेंड करता है। आप बाई प्रेशर बोल नहीं सकते किसी को। दैट इज अ कस्टम्स, असम्पशन, ट्रेडिशन जो हम लोगों का घर में मैंने देखा है वही फॉलो करूंगा, बिकॉज इंडियन ऐसे ही फॉलो होता है। लेकिन सपोज यू आर बोर्न इन इटालियन फैमिली, ब्रिटेन फैमिली, देन इट इज नॉर्मल। ओके?
Yes, So sir. assumption जो आप बिलीव करते हैं, they are not assumption, sorry, they are the customs, tradition जो आप बिलीव करते हैं, ये कैसे डेवलप्ड हुआ है? ओवर द प्रैक्टिसेस से डेवलप्ड हुआ है। एक टाइम था बिना साड़ी पहन के कोई लड़की आ ही नहीं था कॉलेज में, लेकिन सर जींस पहन के भी तो आता है। दैट इज अ ट्रेडिशन विच आर फॉलोइंग कस्टम्स जो ओवर द पीरियड प्रैक्टिस से फॉलो हुआ है। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, तो यहां तक कोई डाउट बेटा? अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसके भीतर 3 पार्ट है, मेथड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। 12-13 आप लोगों का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप लोग पढ़ के ही समझ जाएंगे। मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा इसमें। पहले ये बताइए, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 20,000 रुपया, जर्नल क्या होगा? 20,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जर्नल क्या होगा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। ड्राइंग्स क्या है, जर्नल क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, नाउ मेरा सवाल है, सर हाउ इज इट पॉसिबल? बिजनेस मेरा ही है, बिजनेस मेरा ही है, मैं बिजनेस में पैसा लाऊं, मैं बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके लेके जाऊं, है तो मेरा ही। मैं खुद के साथ खुद ट्रांजैक्शन करूंगा, उसका एंट्री देता हूं सर। हाँ, कभी एंट्री दिए हो? सर बिजनेस मेरा है, लेकिन सर कैश तो निकल रहा है ना। अरे भाई मेरा ही पॉकेट से जा रहा है, सर मेरा ही तो मेरा बिजनेस है, पॉकेट से नहीं जा रहा है सर, बिजनेस से जा रहा है। तो है तो मेरा ही बिजनेस। तो सर बिजनेस को लॉस होगा ना सर। वो तो अरे मेरा ही बिजनेस है, मैं और बिजनेस को थोड़ी कंपनी है, तो कौन प्रोप्राइटर है? मैं ही मालिक हूं। सर आपका सर कैपिटल बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ना, थोड़ा बात रखिए माइक आप लोगों का। भाई इसमें एक अंडरलाइन असम्पशन है जो अभी हम लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड यू एंड योर बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। मतलब सर लीगली वो आपका ही बिजनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग वाइज यू एंड योर बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। आई रिपीट, accounting wise you and your business are two separate entities. So business having entity concept, business क्या है? entity concept follow करेगा, that is you and your business are the two separate entity। जहां पर बिजनेस का हम अलग एंटिटी मानते हैं, लेकिन सर लीगली तो मेरा ही बिजनेस है। अरे भाई मैं जानता हूं लीगली आपका बिजनेस है, लीगली पार्टनरशिप का पार्टनर का बिजनेस है, वो जानता हूं बिजनेस आपका ही है, एसेट भी आपका है, लायबिलिटी भी आपका है। लेकिन जब अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जोर लगा के घर में बोलो, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तब दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा? दिमाग में रखना पड़ेगा दैट इज मेरा बिजनेस और मैं दो अलग अलग एंटिटी है। जैसे ही दो अलग अलग एंटिटी मान के चलते हैं, देन सर हम लोगों का तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यस, बिकॉज कैपिटल इंट्रोडक्शन अगर मैं जानता हूं लीगली मेरा ही बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग वाइज एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं अकाउंटिंग वाइज? अकाउंटिंग वाइज एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? दैट इज बिजनेस एंड आप दो सेपरेट एंटिटी। ओके, that's why we are giving the journal entry for capital introduction, that's why we are giving the journal entry for क्या? drawings। clear? Yes, sir. Yes, sir. एकदम। तो इसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब you and your business having separate, your business having separate identity। legally maybe it is your business, but accounting wise ये कंसेप्ट हम मान के चलते हैं, दैट इज यू एंड योर बिजनेस आर द टू सेपरेट वन।
ओके माय डियर, चलो अकाउंटिंग कंसेप्ट में एंटिटी कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट मतलब अंडर दिस assumption a business is assumed as a separate entity from its owner। क्या मान के चलते हैं? बिजनेस उसका ओनर से अलग एंटिटी है। बोथ ओनर एंड द बिजनेस हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब एक नहीं है। हाँ है मेरा ही, बीबी मेरा ही है, लेकिन मैं और मेरा बीबी एक नहीं है। रिलीजन वाइज एक आत्मा एक शरीर, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली बीबी के नाम का बैंक का लॉकर आप एक्सेस नहीं कर सकते, और आपका अकाउंट का बैंक अकाउंट आपका बीबी एक्सेस नहीं कर सकते until and unless you have given the permission। ओके, तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग जो होगा बिजनेस का व्यू पॉइंट से होगा, एंटिटी के व्यू पॉइंट से होगा, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Transaction between owners and business are recorded in the books of accounts। मतलब क्या? जर्नल फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन क्या होगा? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर और नॉट बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, because you and your business is a separate entity। journal for drawing, drawings क्या होगा? ड्राइंग Drawing टू कैश अकाउंट। account debit to cash। तो ये बोथ एंट्री हम लोगों ने क्यों दिया? These entries are given under the assumption of entity concept। Clear? Under the assumption of entity concept, yes or no? यस सर। Yes, sir. डन। ये हम लोग जर्नल देते हैं बिकॉज हम मानते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो मानते हैं दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो क्लियर एंटिटी कॉन्सेप्ट? सबसे पूछ रहा हूं बेटा। Yes, sir. यस सर। चलिए, आप लोग प्रॉफिट का एंट्री देते हैं, पीएल अकाउंट कैपिटल, दैट इज प्रॉफिट एंट्री। व्हाई? प्रॉफिट है, नो, ये प्रॉफिट है बिजनेस जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका मतलब कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो प्रॉफिट अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर वही- फिर से बोलिए ना। कौन सा बोलेंगे? ये वाला जॉब बोलते प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो किसका है? सर तो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो तो मेरा ही बिजनेस है, देन उसका क्या एंट्री? नहीं, आपको प्रॉफिट जो है उसको आपको ओनर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दैट इज आल्सो द रीजन ऑफ द एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस Yes, sir. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल एंट्रीज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कौन सा असम्पशन से रिकॉर्ड होता है? जब हम लोग बोलेंगे एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का असम्पशन से रिकॉर्ड होता है। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नाउ गोइंग कंसर्न, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वाइटल कंसेप्ट में आता है गोइंग कंसर्न। आप लोग में सवाल करता हूं, कल आप लोगों के साथ जिंदगी में क्या होगा आपको पता है? नहीं सर। नो सर। कौन जानता था 15 मार्च 2019 में मेरा लास्ट क्लास होगा? प्राय नियर अबाउट 1.25 साल हम लोगों ने क्लास ही नहीं लिया था ऑफलाइन। सर कौन जानता है? आप एसेट को परचेस करते हैं 1 लाख रुपया मशीन, तो कितना डेप्रिसिएशन करोगे? 20,000 करके 5 साल में राइट ऑफ करोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर फिर से बोलिए एक बार।
एक एसेट परचेस किया 1 लाख रुपया जिसका लाइफ है 5 साल, तो यस सर। डेप्रिसिएशन पर मंथ कितना, पर ईयर कितना चार्ज करेंगे? 20,000 सर। सॉरी, परसेंटेज तो बोले ना, परसेंटेज नहीं बोला है, 5 साल बोल दिया है, 1 लाख रुपया बोल दिया। सर 20,000 में। वेरी गुड, वही सुनना चाहता था। 20 20 20 20 20, यस और नो? Yes, sir. यस इसके पीछे आपने क्या एज्यूम किया था? सर मेरा एसेट 5 साल चलेगा और मैं 1 लाख रुपए को 5 साल में इक्वली डिवाइड कर दूंगा, यस और नो मेरे बच्चों? यस सर Yes, sir. अच्छा, 5 साल एसेट चलने के लिए, 5 साल एसेट का इस्तेमाल करने के लिए बच्चे लोग, बिजनेस को भी तो 5 साल चलना पड़ेगा, यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। हम लोग बच्चे को, मेरा जो बेटी है उसको हम लोग, मैं और मेरा बीवी सोच के रखे उसको पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी करेगा, उसके बाद शादी करेंगे। अरे भाई, उससे पहले तो और एक भी असम्पशन होना पड़ेगा, मेरे और मेरे बीवी को 15 साल और भी जिंदा रहना पड़ेगा, तब तो हम लोग करेंगे। मैं सोच के रखा हूं ये सेमेस्टर को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा सो दैट वो लोगों को कोई ट्यूशन नहीं लगेगा, हम लोग आराम से कर लेंगे। संवाद सर है, पीएम सर है, मैं हूं, ऐसा करेंगे सो दैट आराम होगा। सर इसके लिए कॉलेज को तो खोलना पड़ेगा, इसके लिए सर हम लोगों को तो जिंदा रहना पड़ेगा, ये सर नो? तो मशीन यूज करने के लिए सर मशीन को तो यूज होना पड़ेगा। हाँ, मशीन का लाइफ है वो मैं जानता हूं, लेकिन सर मशीन कहाँ यूज होगा? बिजनेस में। तो 5 साल तक बिजनेस को भी तो चलना पड़ेगा। लोग एक दिन बाद क्या होगा उसको पता नहीं हो, 5 साल बाद क्या होगा उसको कैसे पता चलेगा? मतलब सर एज्यूम करके ले आना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. आपको एज्यूम करके जाना पड़ेगा। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, बिजनेस चलता ही जाएगा। बिजनेस अब परपेचुअल, बोलो एक साथ इंग्लिश वर्ड, परपेचुअल। Perpetual. परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट, अनएंडिंग, परपेचुअल लाइफ। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, वो चलता ही जाएगा, वो बंद नहीं रहेगा। Under this concept, the business is assumed to continue its business operation, purchase and sales for foreseeable future. Foresee कतला मतलब, फोरसी करना मतलब जितना दूर आप देख सकते हैं उतना दूर आप मान के चलेंगे बिजनेस चलेगा। It is assumed that business has a perpetual life or infinite life. There is a no intention to discontinue its major operation in the immediate future. There is a no intention to discontinue the business in the immediate future, but in the near future. In the near future, easy कर दिया। There is a no intention मतलब मालिक का कोई इंटेंशन नहीं है सामने ही बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देंगे, नहीं, बिजनेस विल कंटिन्यू। इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन, मतलब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट में आता है। ओके, Sir, second point और एक बार बताइए ना sir. इट इज एज्यूम दैट बिजनेस आर परपेचुअल लाइफ और इनफाइनाइट लाइफ, मतलब बिजनेस परपेचुअल लाइफ, अनएंडिंग तक चलेगा। मुझे पता नहीं बिजनेस कब बंद हो जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इनफाइनाइट लाइफ, जिसका कोई डेफिनेट लाइफ नहीं है, इनफाइनाइट है, इनडिफिनिट लाइफ। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आप सर लोगों यहाँ को फोर्थ फोर्थ, ये फंडामेंटल सर, ये- अकाउंटिंग असम्पशन, यस सर। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, उसके भीतर गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ देम। नंबर 2 है एक्रूअल। तो ये सब जब हम कराएंगे तब बोलेंगे। फंडामेंटल दैट इज प्राइमरी अकाउंटिंग असम्पशन, जिसके ऊपर सब डिपेंड करता है। वैल्यूएशन का कारण ही है बिजनेस, बिजनेस विल गो ऑन। अगर बिजनेस गो ऑन नहीं होगा तो वैल्यूएशन क्यों करेंगे? आप क्लोजिंग स्टॉक को क्यों वैल्यू करते हैं? बिकॉज आप मान के चलते हैं नेक्स्ट ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक सेल होगा। और एक भी रीजन है मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए, आप मान के चलते हैं नेक्स्ट ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक सेल होगा, मतलब आपको मानना पड़ेगा आपका नेक्स्ट ईयर तक बिजनेस चलेगा। यस सर। So that is your assumption, business will go on, going concern। आपका कंसर्न क्या है? गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। That is also an assumption।
आप लोगों को याद है मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराया था? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोले थे? जिस एक्सपेंडिचर से मोर बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, यस और नो? Yes, sir. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जिस एक्सपेंडिचर से बेनिफिट करंट ईयर में ही मिलता है और नेक्स्ट ईयर में नहीं जाता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. भाई लॉन्ग पीरियड जाने के लिए बिजनेस को भी तो लॉन्ग पीरियड बेनिफिट देने के लिए तो बिजनेस को भी तो लॉन्ग पीरियड में जाना चाहिए, बिजनेस को भी तो कंटिन्यू होना चाहिए, तभी तो बेनिफिट देगा। आप लोग कॉलेज में आएंगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर कॉलेज में नहीं आएंगे तो बेनिफिट में क्या आपका घर में जाके दूंगा? नो। सो दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसका फंडामेंटल कंसेप्ट के बेसिस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिवाइड करते हैं, करेंट एंड नॉन करेंट, एक साल से ज्यादा एक साल से कम, ये सब आता है। फिक्स्ड एसेट आर वैल्यूड लेस डेप्रिसिएशन, ये जो हम लोग फिक्स्ड एसेट से 1 लाख डेप्रिसिएशन मान लीजिए, एग्जाम्पल a firm purchase an asset and a machine worth rupees 1 lakh, having useful life 5 years. Okay, hence depreciation क्या होगा? depreciation क्या होगा? हाँ 90,000. 1 lakh divided by 5, that is equal to कितना बेटा? 20,000. 20,000. ओके, तो हम लोग जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? हम लोग जो बिजनेस में वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? दैट इज मशीनरी मान के चलते 112020, कितना? 20,000. 20,000 नहीं, 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन क्या है? 20,000. रिटन डाउन वैल्यू 31/12/2020, कितना WDV बेटा? 80,000. नेक्स्ट ईयर में फिर से डिप्रिसिएशन 20,000 लेस डिप्रिसिएशन 2021 में 20,000, क्या आएगा? 60,000. तो ये जो प्रोसेस, क्यों डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो? ये डिप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो बेटा? बिकॉज मैं जानता हूं मेरा 5 साल चलेगा एज वेल एज मेरा बिजनेस भी 5 साल कंटिन्यू करेगा. Yes, sir. Clear or not? That is the Yes, sir. going Yes, concern. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now money measurement concept. Money measurement concept मतलब आप उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं? मॉनिटरी मेजर कर सकते हैं. मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय बहुत बढ़िया है, वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड, क्या उसका लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं सर. No, sir. No, because it is not measurable in terms of money. आपके सामने आपका एक होटल है और होटल के सामने एकदम मां गंगा फ्लो कर रहा है, ब्यूटीफुल सीन.
आपका बोलिए तो होटल का किराया बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। घटेगा ना बढ़ेगा? रूम रेंट होटल का सामने व्यू अगर गंगा है, बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा सर। हाँ, बढ़ जाएगा। सामने अगर सी व्यू होता है, रिवर व्यू होता है, तो रूम रेंट बढ़ता नहीं है होटल इंडस्ट्री का? हाँ। तो आप बोलिए तो इसमें आपने कुछ किया है ना? नहीं सर। आपने तो गंगा तो परचेज नहीं किया है, आपने जमीन परचेज किया है, ठीक है, लेकिन जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट? कैन इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। तो वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनिटरी मेजरेबल है, इवन आपको बेनिफिट देता है। अगर बेनिफिट देता है, एक लॉयल कस्टमर ऑलवेज, लॉयल एम्प्लॉय ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, तनवीर सर हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है, तो ये हम लोगों के लिए सोमनाथ सर एसेट है। तो ये सब हम लोग क्या थोड़ी मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उसको जो सैलरी होता है दैट इज मेजरेबल। तो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तभी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नो। क्या है? अंडर दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन विच आर रिलायबल must be measured reliably measured in terms of money are recorded and reflected in the books of accounts। मतलब जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी मेजरेबल है वही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। अंडर दिस कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर डन इन फॉर्म ऑफ मनी। मतलब रिकॉग्निशन जो होगा, मैंने सिखाया था एसेट का रिकॉग्निशन, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, जो फ्यूचर बेनिफिट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। याद रखो सब जगह मैंने लिखा है इन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मेजरेबल फ्यूचर बेनिफिट तो दे ही सकता है, लेकिन अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन मॉनिटरी इवेंट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड accounts। Employees motivation, customer loyalty are not recorded in the books of accounts। Employee का motivation, customer loyalty ये important है, लेकिन you can't record in the books of accounts as that is example। क्या है example? Employees motivation, customer loyalty are not recorded in the books of accounts। Why? As it is not measurable in terms of money reliably। मैं मेजर कर सकता हूं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मेजरमेंट हो सकता है, बट आई कैन मेजर रिलायबली। ये रिलायबल मेजरमेंट नहीं होगा, तो जो रिलायबल मेजरमेंट नहीं होगा वी कैन मेजर, वी कैन रिकॉर्ड इट। ये कहां से आया? कौन सा असम्पशन से आया? जो रिलायबली मेजर होना चाहिए, मॉनिटरी मेजरमेंट से होने से ही तो हो जाएगा? नो, रिलायबली मेजर होगा। ये कौन सा टर्म से आया? कौन सा कॉन्सेप्ट से डेवलप किया? कौन सा असम्पशन से डेवलप किया? दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का असम्पशन से डेवलप किया। मतलब वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको ही प्रेजेंट करेंगे जो हम लोग रिलायबली मॉनिटरी मेजर कर सकते हैं। सो रिलायबल वर्ड इंपॉर्टेंट, मॉनिटरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट मॉनिटरी मेजरेबल लिख दिया? नो, विच आर रिलायबली मॉनिटरी मेजर्ड। क्लियर सर? डन? यस सर। चलो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट माना जाता है हर ट्रांजैक्शन का। अच्छा बोलिए तो वेजेस का जर्नल क्या है? वेजेस का जर्नल एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, बैड डेट का जर्नल एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कलेक्शन का जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, इंडोर्स बिल डिजोनर का जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वेरी गुड, टू बिल्स रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट। वेरी बैड।
एंडोर्स बिल बिल आपके पास नहीं है, डेटर से आपको बिल दिया था, बिल आपको सप्लायर को दे दिया पेमेंट करने के लिए, तो बिल तो आपके पास है ही नहीं है, Yes, sir. तो क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पेमेंट्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट सप्लायर अकाउंट। आपने देखा है हर ट्रांजैक्शन का आप दो साइड खोज के निकाल रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सिंगल एस्पेक्ट भी कवर कर सका हूं सिंगल एंट्री, लेकिन मैं डुअल एस्पेक्ट कवर करता हूं, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री। मतलब मैं डबल एंट्री फॉलो करूंगा ना सिंगल एंट्री फॉलो करूंगा, दैट इज आल्सो अकाउंटिंग असम्पशंस। मैं अगर मानता हूं हर ट्रांजैक्शन का दो साइड है तो दो पहलू लिखूंगा, अगर मैं ट्रांजैक्शन का एक पहलू देखता हूं तो एक ही ट्रांजैक्शन लिखूंगा, दैट इज सिंगल एंट्री। डबल एंट्री फॉलो करता है हर ट्रांजैक्शन का डुअल का साइड है, तो फॉलो दैट वन, डुअल एस्पेक्ट। Under this concept, every transaction, under this concept, it is assumed that every transaction has two aspects. Every transaction have two aspects, two sides. Aspect मतलब two side. Aspect मतलब dual side. दो साइड, one aspect is receiving the benefit, that is debit, and another aspect is giving the benefit, that is credit. Done. Receiving the benefit debit and giving the benefit credit. Clear? Yes, sir. Under this concept, it is assumed that total Sir. benefit received equal to total benefit given. That's why हर जर्नल का डेबिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी मिल जाता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं हर जर्नल का टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। यस और नो? Yes, sir. So under this concept, it is assumed that total benefit received equal to total benefit given. It is the foundation of double entries bookkeeping system. मतलब सिंगल एंट्री में डुअल एस्पेक्ट कंजम्पशन फॉलो नहीं होता है, जैसे जहां पर ही डुअल एस्पेक्ट असम्पशन फॉलो होता है कंपनी में, मतलब कंपनी फॉलोइंग डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम फॉलो नहीं करता है, उसका मतलब वो डुअल एस्पेक्ट असम्पशन फॉलो नहीं करता है, वो सिंगल एस्पेक्ट असम्पशन फॉलो करता है शायद, मतलब डुअल एस्पेक्ट फॉलो नहीं करता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलो एग्जांपल मैंने दिया है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट? आप गोइंग कंसर्न में समझे हैं, आप गोइंग कंसर्न, अच्छा होल्ड, अच्छा बचपन में आपको पता है आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किए थे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा फाइनल अकाउंट्स में हेडिंग क्या देते हैं थे? एक टू ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम एक टू थोड़ा हेडिंग बोलिए तो याद करो, हेडिंग क्या देते थे? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। आप In जब the book. बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट बनाते थे, हेडिंग क्या लिखते थे? In the book, ठीक है, उसके बाद dash account for the year ended. सॉरी बोलिए। For the year ended, sir. In the book, सब sir, एग्री करते हैं, Yes, ध्यान sir, से, yes. सब एग्री करते हैं, जितना स्टूडेंट है यही वर्ड बोलते हैं सर, फॉर द ईयर एंडेड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, फॉर द ट्रेडिंग और पीएल लिखते थे। मतलब कितना दिन का पीरियड Yes. होता है? कितना दिन का सर? 12 महीने का पीरियड होता है, एक पीरियड का होता है, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। अब मैं एक सवाल पूछूं, किसने बोला 12 महीने का होगा? 24 मंथ्स का भी तो मैं कर सकता हूं।
आप 12 महीने बोल रहे हैं, मैं 24 महीना 24 महीना 24 महीना करूंगा। मतलब मैं ये भी कर सकता हूं, पूरा बिजनेस तो सर इनफाइनाइट लाइफ चलेगा, तो मैं 20 साल के बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा, 20 साल के बाद कितना वैल्यूएशन, कितना प्रॉफिट किया है। हाँ, आपने तो बोला सर बिजनेस विल कंटिन्यू गो ऑन, मैं 1 साल का क्यों डिवाइड करूंगा? 1 साल का क्यों डिवाइड करूंगा अगर बिजनेस मेरा कंटिन्यू चलता है तो? सर फॉर द प्रेजेंटेशन आप क्या करेंगे, आप पूरा ये जो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है उसको हर पीरियड को एक पीरियड में बांटेंगे। मतलब आप जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे 10 साल 20 साल के लिए नहीं, आप एक छोटा छोटा पीरियड कर लेंगे, और हम लोगों का छोटा पीरियड मतलब जनरली 1 साल। माइक बंद रखिए बच्चों। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ द गोइंग कंसर्न बिजनेस इज आर्टिफिशियली, क्या बोला? ओरिजिनली बिजनेस तो इनफाइनाइट लाइफ चलेगा, मुझे कितना पता चलेगा कितना? आर्टिफिशियली मतलब आपने जानबूझ के सेपरेटेड इनटू इक्वल स्मॉलर नंबर ऑफ पीरियड, जनरली अ ईयर, known as a period for accounting and preparation and presentation of financial statement. तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट क्या है? लाइफ ऑफ द गोइंग कंसर्न, बिकॉज लाइफ तो इनफाइनाइट है, आपने कुछ देर पहले ही बोला है। अनफोर्सेबल फ्यूचर, परपेचुअल लाइफ, तो ये परपेचुअल लाइफ को आपने क्या किया? छोटा छोटा मेंटली आर्टिफिशियली एज्यूम करके, टेलर मेड करके अपने छोटा छोटा स्मॉलर पार्ट को किया है। ये नोन एज अ पीरियड, स्मॉलर पार्ट, जनरली 12 months, 12 महीने का। तो ये क्यों करते हैं? नोन एज पीरियड फॉर स्मॉलर पीरियड फॉर। मैम सर ये पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे ना सर? और ये जो हम लोग पूरा साल को 5 साल, ये 5 साल को तो हम लोग एक साथ मार्च कर सकते थे, नहीं, हम लोग हर साल में थोड़ा थोड़ा 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर ऐसे जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियड। आप लोगों का तो एग्जाम 1 साल में ही हो सकता था, 3 साल के बाद नहीं, आपका पूरा एग्जाम को 6 हाल में बांटा है, छोटा छोटा पार्ट, 6 मंथ का पार्ट बांटा है। आप लोगों से पहले आप लोगों का सीनियर का 1 साल था, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, लेकिन अभी आप लोगों का सेमेस्टर हो गया तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना। आपको देखिएगा नोटिस में रहता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन वर्ड नहीं, बिकॉज आपका जो पीरियड बांटा गया है 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके। इससे क्या होता है? आपका इवैल्यूएशन करने में इजी होता है। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हेल्प करता है। And financial position at the end of the year. For this assumption, expenditure is classified revenue expenditure and capital expenditure. Same कारण going concern तो 1 year से दूसरे ईयर तक जाएगा, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड जाएगा। जैसे ही मैं बोल रहा हूं डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड जाएगा, जैसे ही मैं बोलता हूं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब टोटल लाइफ को आप पीरियड में बांटे हैं, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यस और नो? मैंने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहा था, क्या बोला था? द बेनिफिट शुड बी रिसीव मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यस और नो? Yes, sir. यस मेरे सर। दिमाग में मैंने गोइंग कंसर्न को कैसे बांटा था? 1 अकाउंटिंग पीरियड, 2 अकाउंटिंग पीरियड, 3 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर देन 1 ईयर उसका लाइफ होगा। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उसको ही बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसका ही नाम है बेटा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। डन? Yes, sir. यस सर। मोहम्मद अली मासूमी एंड सकीर हुसैन, क्लास का टाइम 9 बजे था। सर रिचार्ज खत्म हो गया था सर, अभी भराए उसके बाद फिर आए। मासूमी का भी सेम वर्ड है, ये कौन आपको बोला? क्लास था बताया नहीं, बता दे सर आप कल। सॉरी,
52 स्टूडेंट क्लास में है, सबको पता है, तुमको भी पता होना चाहिए। चलिए, तो दैट इज अ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है? दैट इज एन एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ही मैं उसे निकाल रहा हूं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मेरे दिमाग में है मेरा बिजनेस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में बांटा हुआ है, दैट्स व्हाई मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बिजनेस मान के चलता हूं, मेरा बिजनेस मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में बांटा हुआ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर from which benefit is expect to receive More than 1 year. more than one accounting period, more than one accounting period। इसका मतलब है expenditure from which benefit is expected to receive more than one accounting period। अगर ये दिमाग में है, इसका मतलब it implies the life of the business, कौन सा लाइफ? perpetual life of the business, perpetual life of the business is subdivided into multiple accounting period। यही दिमाग में दिमाग का बेसिस में ही हम लोग ये करते हैं। यस और नो? हम लोग जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ये वन अकाउंटिंग पीरियड मोर देन वन मतलब मल्टीपल होगा अकाउंटिंग पीरियड। तो मेन टोटल पीरियड को जो मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट असम्पशन ऑफ पीरियोडिसिटी। ये जो मैं मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर रहा हूं, सब डिवाइड कर रहा हूं, ये कौन सा असम्पशन के बेसिस में? पीरियोडिसिटी असम्पशन के बेसिस में। क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए, यहां तक कोई डाउट? सर एक बार No, फिर sir. बताइए। फिर से कौन सा बताएंगे बेटा? बोलो एक बार। थर्ड पॉइंट सर। थर्ड, आप लोगों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने सिखाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या था बेटा? एक्सपेंडिचर से अगर बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आता है, आई रिपीट, एक्सपेंडिचर से मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन वन गर्ल तब कब आता है? व्हाट सर, अगर एक से ज्यादा गर्ल है, पूरा क्लास में अगर एक ही लड़की है तो मैं क्या बोलूंगा? मोर देन वन गर्ल, टू गर्ल, थ्री गर्ल्स? नो, अगर एक ही गर्ल है तो एक, तो अकाउंटिंग पीरियड तो एक नहीं है, मतलब पूरा लाइफ को मैंने एक पीरियड में नहीं बांटा है, मैंने मल्टीपल इक्वली बांटा है, मल्टीपल पीरियड में बांटा है इक्वली मतलब 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ करके हम लोगों ने बांटा है। ये जो मेरा लाइफ 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ करके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक assumption, periodicity assumption। so that is the concept of the periodicity concept। वसुधा कोई बात नहीं, देखो रेडी है एकदम? तो डन और नॉट? Yes, sir. तो क्लियर बेटा? जिसने सवाल किया था क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप लोगों को शायद याद है, मैंने आप लोगों को बोला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री। आप लोगों ने बहुत बार सवाल किया, मैंने उसका रिस्पांस दिया है, आप लोग भूल गए हैं। उसके साथ फिर से मैं बोलूंगा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। मैं जानता हूं आप लोग भूल गए हैं, मैं फिर से बोलूंगा, नो वरी, जब टाइम आएगा। अब ये बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री क्या है? सर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया, आपने पेमेंट किया है बेटा? नो। पेमेंट अगर करते तो टू कैश होता, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो बाकी ये फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो ये मेरा एसेट हुआ ना लायबिलिटी हुआ? Sir, liability. लायबिलिटी तो जर्नल क्या हुआ? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद आ गया? यस सर। क्लोजिंग Yes, डेट sir. में एंट्री सर प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है।
तो इस साल का एक्सपेंसेस अगर इंक्लूड हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा सर, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट मेरा क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों एसेट हुआ, बिकॉज सर मुझे ये बेनिफिट देगा, नेक्स्ट बार क्या बेनिफिट, नेक्स्ट बार मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्लियर और नॉट? Yes, sir. इंटरेस्ट इनकम एक्रूड बाकी है, बाद में मिलेगा। जर्नल क्या होगा सर, इनकम बाद में मिलने वाला है, तो एक्रूड इनकम मेरा एसेट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इनकम रिसीव्ड। सिमिलरली एडवांस इनकम रिसीव्ड क्या होगा, एडवांस में पैसा मिल गया है सर, ये लायबिलिटी है। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ता है मुझको रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, मैं हड़प नहीं कर सकता, तो लायबिलिटी है। दैट इज एडवांस इनकम क्रेडिट। डेबिट क्या हुआ, ये मेरा इस साल का इनकम नहीं है, तो जो क्रेडिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। तो ये सब जर्नल हम लोगों ने किए थे, यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, ये sir. क्यों किया था, ये क्यों किया था, दैट इज मैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। मतलब एक्रूअल मतलब ड्यू बेसिस में रिकॉर्ड होगा, जितना इस साल के लिए ड्यू होगा ड्यू बेसिस, मतलब इस पीरियड में जितना ड्यू होगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, वो शायद रिसीव हुआ है और नॉट, वेदर paid or not, or received or not, whether paid or not and received or not। वो एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट है और इनकम के लिए रिसीव्ड। ओके, जितना ड्यू है उतना ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड। इनकम को क्या कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो रिकॉर्डेड होगा, जब वो अर्न हुआ है। अगर इनकम अर्निंग हुआ है तभी आप रिकॉर्ड करेंगे। कलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके पास पैसा आया है और नहीं आया है इंपॉर्टेंट नहीं। एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन दैट इज इनकर्ड। देखिए इनकम के लिए वर्ड है अर्न, एक्सपेंसेस के लिए वर्ड है इनकर्ड। मतलब एक्सपेंसेस के लिए जब इनकर्ड है तभी रिकॉर्ड होगा, लेकिन इनकम के लिए जो अब अर्न है तब रिकॉर्ड होगा। इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। असम्पशन मैंने बोला था 3 फंडामेंटल में 2 हुआ। फर्स्ट फंडामेंटल था गोइंग कंसर्न, सेकंड फंडामेंटल है एक्रुअल कॉन्सेप्ट। फॉर दिस असम्पशन वी नीड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income and advance income। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यस और नो? यस सर। चलिए जर्नल क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। माइक बंद रखिए बेटा। कौन किसके माइक से आवाज आ रहा है, प्लीज आप लोग बोलिए थोड़ा। सर उसको मालूम नहीं है सर। उज़मा, रफीक उज़मा, राकेश, डन।
Yes, sir. और Yes, sir. that is the concept of accrual concept. Next, realization concept. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब है आप तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब यू आर डेफिनेट दैट आपको वहां से पैसा मिलेगा। आप तभी एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे जब यू आर सर्टेन दैट आपका एसेट से बेनिफिट मिलेगा, तभी उसको एसेट बोल के देखेंगे, अदरवाइज नो। अंडर दिस assumption revenue is recognized in the books of accounts if the following two conditions are satisfied. First, in case of sale of goods, ownership transferred to the purchaser from seller. जब परचेजर से सेलर से परचेजर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा एंड परचेजर आर लीगली लायबल टू पे द सेलर, तभी हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस देने के दो प्रकार का तो बिजनेस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। In case of providing services, when services are provided by the service provider to the service receiver, मतलब when services आप प्रोवाइड कर चुके हैं तभी आप इसको रेवेन्यू बोल के मानेंगे। मतलब ट्यूशन का टीचर जब ट्यूशन का पैसा ट्यूशन आपको पढ़ा देगा तभी ट्यूशन का टीचर उसको रेवेन्यू बोल के रिकॉग्नाइज करेगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का बेसिस में। सिमिलरली गुड्स आप बेच दिए लेकिन गुड्स आपके पास है तो आप उसको सेल बोल के नहीं दिखा सकते जब तक आप ओनरशिप गुड्स में ट्रांसफर नहीं करते हैं। सो दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर टू द परचेजर फ्रॉम सेलर एंड परचेजर इज लीगली लायबल टू पे द सेलर। इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू द सर्विस रिसीवर, अंडर दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इवन বডি ক্লাসে আছি, পরে কথা বলছি। আচ্ছা, under this when the service are provided, under this concept the revenue is recognized even cash not received. अगर कैश नहीं भी मिलता तब भी हम लोग रेवेन्यू बोल के दिखेंगे because if we are certain that the amount are going to be received. तो under this assumption revenue is recognized in the books of accounts if the following two condition satisfied and there is no uncertainty। और एक कंडीशन दे देते हैं, there is no uncertainty regarding the realization of benefit। अगर there is a no uncertainty regarding the realization of benefit तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज अ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सर ये नंबर बताइए ना सर फिर से। ए आप सेल बोल के तभी दिखाएंगे अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए एंड द सेलर इज लीगली लायबल, मतलब पोजीशन भी ट्रांसफर किए, ओनरशिप भी ट्रांसफर किए एंड द परचेजर अगर लीगली लायबल है पे करने के लिए, तभी आप उसको सेल बोल के लिखेंगे। एग्जांपल देते हैं, आप लोगों ने कभी दुकान में सुना है भैया आप लोग लेके जाइए, अगर पसंद आए तो रख दीजिए नहीं तो रिटर्न वापस कीजिए, ये सुना है? ऐसा करके कहेगा सेल। यस और नो? सुना है ना? यस सर। अच्छा बोलिए तो मान लीजिए बोल दिया है 2 महीना आपको मैंने टाइम दिया, 2 महीना आप अगर रखिए, आपको पसंद है तो रख दीजिए नहीं तो रिटर्न कीजिए। बोलिए तो ये 2 महीना ये काम किया है, आपका दिसंबर में ईयर एंडिंग है, आपने 1 दिसंबर को माल दिया है, 4 दिसंबर को कस्टमर को माल दिया है, 2 महीना के भीतर अगर पसंद है तो रख देगा नहीं तो रिटर्न आएगा। उसने 2 महीने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बोलिए तो ये रेवेन्यू कब दिखाएंगे? दिसंबर में ना नेक्स्ट ईयर में? 2020 का दिसंबर में आपने किसी गुड्स आपने क्या किया है? ट्रांसफर किया है किसी कस्टमर के पास, बोला है 2 महीने के बाद अगर आप पसंद है तभी रख दीजिए नहीं तो रिटर्न कीजिए जनवरी महीने में। तो दिसंबर में क्या आप सेल दिखाएंगे? यस और नो? दिसंबर का दिखाएंगे।
दिसंबर का सर। नो, दिसंबर में आप सेल नहीं नहीं दिखाएंगे दिसंबर का नहीं दिखाएंगे। बिकॉज आपको सर्टेनिटी नहीं है जो और सेल होगा और नहीं होगा। आपको तो जनवरी महीने में जाके पता चलेगा और सेल होगा नहीं, दिसंबर में थोड़ी आपको पता चलेगा। एग्री और नॉट? यस सर। समझ में Yes, आया? sir. समझ में आया? तो ओनरशिप ट्रांसफर टू द परचेजर फ्रॉम सेलर एंड परचेजर इज लीगली लायबल टू पे, बिकॉज बिफोर जनवरी वो तो लीगली लायबल नहीं है। ओनरशिप भी ट्रांसफर मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनरशिप। ओनरशिप मैंने कब ट्रांसफर किया है? ओनरशिप ट्रांसफर किया है जनवरी में, एंड तब वो लीगली लायबल है टू पे। क्लियर और नॉट? यस सर। डन। शायद मैंने आप लोगों को सिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ वाई मैच क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग साइड का क्रेडिट साइड में आता है, याद है? वाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द क्रेडिट साइड, याद है? मैंने एक हाथी का एग्जांपल दिया था, सब लोगों को बोलता हूं हाथी का एग्जांपल फिर से दोहराऊं? सर अच्छा, यस सर। आपने 10 हाथी खरीदा था 2000 रुपए कर 1000 रुपए करके, ओके? आपने 8 हाथी बेच दिया है 2000 करके ईच हाथी। मुझे बोलिए तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? दस हाथी खरीदे थे 1000 करके 10,000, आपने 2 हाथी बेच दिया है, 8 हाथी बेच दिया है 2000 करके, क्या होगा? 16,000। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। 16,000 हुआ, ठीक है। अरे 8,000 क्यों? क्यों क्यों नहीं आपने बोला सर 18,000 रेवेन्यू है और 10,000 कॉस्ट है मेरा, सॉरी 16,000 रेवेन्यू है और 10,000 कॉस्ट है, 6,000 मेरा प्रॉफिट? आप क्यों बोले 8,000 प्रॉफिट? क्यों 8,000 प्रॉफिट बोले? 2 हाथी अभी है ही। 2 हाथी सर मेरा पास अभी भी है सर। मेरा जो कॉस्ट था वो तो 10 हाथी का था और मैंने सेल किया है 8 हाथी, तो 8 हाथी का ही कॉस्ट में को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। अगर 8 हाथी का कॉस्ट कन्वर्ट करना है तो कितना होगा बेटा? 8,000 रुपया। तो मैंने खर्चा किया था 10,000, 2,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, यस और नो? मतलब परचेस से मेरा क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, तो 10,000 था मेरा परचेस, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2,000, तो लेस हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,000 और सेल किया था 16,000, तो डिफरेंस इज 8,000 प्रॉफिट। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं, आइदर परचेस से लेस करते हो और बाई साइड में लिखते हैं, मतलब तो एक ही है। बाई साइड में लिखना और परचेस से लेस करना मतलब तो एक ही है, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं किसके लिए साथ? सेल माइनस नॉट कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जोर लगा के बोल, हम लोगों का प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस और नो? अगर हम लोगों का प्रॉफिट का मतलब है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सेल किया है उसका कॉस्ट, देन सर जो गुड्स अनसोल्ड है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा और वही मेरा परचेस से माइनस हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक अपीयर करता है क्रेडिट साइड में, और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों को संवाद सर कराएंगे, दैट इज कंसाइनमेंट। देखिएगा सर भी तब क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में देखेंगे, बिकॉज दैट इज द सेम रीजन फंडामेंटल, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक आपका पार्ट ऑफ योर जो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आइदर परचेस से माइनस करो और क्रेडिट साइड में लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है? चलिए, अंडर दिस कॉन्सेप्ट इसको ही बोलते हैं मैचिंग। किसके साथ किसके मैचिंग कर रहे हैं? सेल के साथ कॉस्ट का मैचिंग कर रहे हैं ना, कॉस्ट को मैचिंग कर रहे हैं सेल के साथ? सेल के साथ कॉस्ट का मैचिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, सेल के साथ कॉस्ट का मैचिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट वी आर मैच्ड विथ आवर गुड्स सोल्ड, यस और नो? यस सर। तो अंडर दिस concept, expenses incurred during the accounting period should be matched with the revenue earned during the accounting period.
मतलब उस पीरियड में जितना रेवेन्यू अर्न किया है उस रेवेन्यू अर्न का बेसिस में ही मैं एक्सपेंसेस को मैच करूंगा, मतलब कॉस्ट को मैच करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू अर्न. Under this assumption, the following expenses are matched with the revenue recognized during the year. Incurred to earn revenue related to the same accounting period. मतलब पीरियडिटी पे भी मैच करा सकते हैं और जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए हो रहा है. एग्जाम्पल, मान लीजिए डिप्रिसिएशन, वो क्या डायरेक्टली रेवेन्यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो. लेकिन आप जानते हैं हर साल का डिप्रिसिएशन होगा, दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड. इनडायरेक्टली रिलेटेड. लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप जानते हैं हाथी का जो खर्चा है वो आप बोल सकते हैं ये जो हाथी का खर्चा है, 8 हाथी का सेल के साथ 8 हाथी का खर्चा रिलेट किया, दैट इज आपका जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड. एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू, मतलब यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई. आप बोल सकते हैं 10 हाथी 8 हाथी बेचा है तो 8 हाथी का कॉस्ट कितना है, दैट इज यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली. बट जो रूम पे हाथी बेच रहा है वहां का डिप्रिसिएशन कितना है, हर हाथी के लिए आप नहीं बोल सकते. वो तो 10 हाथी को ही रखा था, वो साल के बेसिस में जाएगा, दैट इज पीरियड के बेसिस में. तो एक्सपेंस मैचिंग कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेवेन्यू भी हो सकता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद द पीरियड भी हो सकता है. दोनों ही पार्ट में आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट. मतलब मैं इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू के कंपेयर करूंगा दो चीज, लेस करूंगा मैचिंग कॉस्ट, लेस करूंगा पीरियोडिक कॉस्ट. तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस पीरियोडिक कॉस्ट. एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, ठीक है. A firm purchased 10 units of goods, okay, depreciation rupees 500 200. बोलिए क्या होगा? Then profit is as follows. सेल्स कितना बेटा? 20 यूनिट 80 करके, यस और नो? 100 यूनिट खरीदा है, 20 यूनिट बेचा है. 20 यूनिट ज्यादा कम हो गया है, 80 यूनिट्स बेचा है. 80 यूनिट्स कितना? 80 यूनिट्स बेचा है 80 करके, कितना बेटा? 6400. लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना यूनिट बेचा है? 80 यूनिट्स. उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट मैं क्या 100 यूनिट्स का कॉस्ट लूंगा ना 80 यूनिट्स का कॉस्ट लूंगा बेटा? 80 यूनिट. 80 यूनिट्स का 8 हाथी का कॉस्ट कितना? 5000. लेस ये था रिलेटेड कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज ये क्या है? पीरियडिक कॉस्ट. ये पीरियडिक कॉस्ट है, कितना? बोलो सर. डेप्रिसिएशन है 200. प्रॉफिट कितना है? 600. हाँ, 1400 माइनस 200, 1200. क्लियर और नॉट? तो ये जो सर वो तो सर 4000 होगा ना सर? वो 4000 होगा, राइट, ठीक ही तो बोला है, एग्जैक्टली. देन डेप्रिसिएशन 1000 कर देते हैं. कितना होगा बेटा? 2400, 1400. क्लियर? यस सर. तो मैंने Yes, क्या किया? मैच कराया.
मैच किसको किसको कराया, पीरियड कॉस्ट को मैच कराया, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा है वो मुझे देना ही पड़ेगा, उसके साथ प्रोडक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, वो आएगा। और प्रोडक्ट रिलेटेड जो खर्चा है वो एज पर जितना प्रोडक्ट बेचा है उसी रेस्पेक्ट में उसका कॉस्ट कंसीडर करेंगे, और बाकी मेरा इन्वेंट्री में चला जाएगा। सर क्लियर? सर हाँ बोलो। ये जो डिप्रिसिएशन है 1000, ये 100 यूनिट का है या फिर 80 ना का है? ना, वो यूनिट के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो पीरियड का। एक मशीन खरीदा था शायद 5000 का, हर 5 साल का लाइफ है, तो 1000 1000 1000 करके आया होगा। यस सर। ओके, तो ये 1000 पीरियड कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है प्रोडक्ट, मतलब पीरियड कॉस्ट को भी मैच करेंगे और प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको भी मैच करेंगे। दैट्स व्हाई ये अजम्पशन है मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो अगर वो पूछता है क्लोजिंग स्टॉक वाई रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक ही कारण अजम्पशन होगा सर मैचिंग कॉन्सेप्ट, और एक अजम्पशन हो सकता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मोर प्रोमिनेंट होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो, यस सर। cost concept. What is cost concept? Under this concept, assets is recognized in the books of accounts at its original purchase price. यहां पर ही धीरे धीरे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, डिविजन हो गया है। तो under this concept, assets are recognized in the books of accounts at its original purchase price. मतलब एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एट ओरिजिनल परचेस प्राइस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एसेट टू बी रिकॉग्नाइज एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, बिकॉज आपके सामने बहुत आएगा, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा, प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट आएगा, रियलाइजेबल कॉस्ट आएगा, मार्केट वैल्यू आएगा। आप कौन से में रिकॉग्नाइज करेंगे? ओरिजिनल परचेस प्राइस में। अंडर दिस कॉन्सेप्ट assets are recognized in the books of accounts at their original purchase price. Under this concept, external financial transaction is reflected at their historical cost. It brings reliability in the financial statement as it is objective, as it is not based on subjective judgment. The fair value of the transaction is not reflected in the books of accounts. मतलब आप जो रिकॉर्ड करेंगे अंडर दिस कॉन्सेप्ट, transactions are recorded in the books of accounts at their original cost. मतलब उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट में उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, नॉट इवन उसका आज का डेट में क्या वैल्यू है। इग्नोर, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के बेसिस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेंगे। अंडर दिस कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द financial statements and books of accounts. सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस में आप खरीदे हैं। फॉर एग्जांपल खिदीरपुर कॉलेज का एरिया आप लोगों ने देख लिए है, आज का डेट में खिदीरपुर कॉलेज का वैल्यूएशन क्या हो सकता है? कॉलेज का बिल्डिंग का और जमीन लेके वैल्यूएशन क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा सर। सर 4-5 करोड़ से ज्यादा ही होगा। यस यस सर। और नो? आप जानते हैं खिदीरपुर कॉलेज का बैलेंस शीट में कितना लिखा है? 4 लाख रुपया। मतलब यस, जितना खर्चा किया है उतना ही लिखा है, जितना खर्चा किया है उतना ही लिखा है। यस सर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस में आप खरीदे हो, आज का क्या मार्केट वैल्यू है सर, जिस दिन बैलेंस शीट में देख रहे हो उस दिन क्या वैल्यू है, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब फेयर वैल्यू में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसको रिप्लेस करने में कितना खर्चा है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए ये मोबाइल फोन आपका अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो किस प्राइस में दिखाएंगे? जिस प्राइस में
खरीदा है उस प्राइस में दिखाएंगे, ना जिस प्राइस आज का मार्केट में बेच के जो आता है उस प्राइस में दिखाएंगे। नो सर, बुक्स ऑफ खरीदे अकाउंट्स हैं। में अगर दिखाएंगे उसका खरीदिए जिस सर। प्राइस में खरीदा है उसी प्राइस में आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, इसका तो वैल्यू डिक्रीज कर चुका है, लेकिन सर हम लोगों का तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही रिकॉर्ड होता है, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन हम आप लोगों को ही मैं क्लास में पढ़ाऊंगा जहां पर मैं बोलूंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है, फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। मतलब व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैं ही आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा जहां पर व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, नॉट द कॉस्ट। सर ये क्यों मोर सब्जेक्टिव जजमेंट लेस है? बिकॉज मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है कितना मैं परचेस प्राइस किया है, लेकिन इस फोन का आज का भाव कितना है उस प्राइस में अगर रिकॉर्ड करते आपको कैसे पता चलता है? रिलायबली कैसे बोल सकता है? कोई बोलेगा 4000, कोई बोलेगा 3000, कोई बोलेगा सर 500, कोई बोलेगा सर आपका चीज है तो चलिए 6000, तो नॉट रिलायबल। लेकिन आज का ये, लेकिन जब मैं खरीदा था 15,000 रुपए में ये फोन, तो 13,000 रुपए में, दैट इज यू कैन वेरीफाई दैट 13,000 कैसे, मेरे पास वाउचर है। लेकिन आप जो प्राइस बोल रहे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 आज का वैल्यू, दैट इज अनरिलायबल, सब्जेक्टिव, डिपेंड करेगा। आप एक बोल रहे दूसरा एक बोलेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा। ठीक है? Yes, sir. So that is the cost concepts. Depreciation जो चार्ज करते हैं on the cost basis. Now, तो यहां तक 9 आइटम था आपका क्या? अकाउंटिंग assumption क्या क्या पहले? सर एंटिटी गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? Yes, sir. नाउ Yes, sir. कन्वेंशन क्या है? ज्यादा नहीं है। कंसिस्टेंसी क्या है? आपको पास लिफो भी कर सकते हैं, फीफो भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन बोल रहा है, अजम्पशन नहीं, कस्टम्स बोल रहा है, ट्रेडिशन बोल रहा है, भाई जो भी फॉलो करना है एक कर। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा? अरे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कॉलेज में बहुत अच्छा सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पर करो। लेकिन मन में ट्यूशन में भी तो हम लोगों ने पैसा दिया है, चल ट्यूशन में जाके क्या करोगे? अरे भाई ये तो मुझे फॉर्मेट में प्रॉब्लम करा रहा है, और कॉलेज में तो हर आइटम डिटेल में करा रहा है, चल हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, वहां पर चैट करते हैं, कॉलेज में जाके हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएगा। दूसरा बंदा कॉलेज में बैठा है, चल अटेंडेंस के लिए तो बैठना ही पड़ेगा, बैठे रहो, ट्यूशन में तो कर लेंगे। मतलब ट्यूशन में जाके बोल रहा है यहां पर करेगा, यहां पर आके बोल रहा है ट्यूशन में करेगा। मतलब इनकंसिस्टेंट, एक जगह एक चैप्टर यहां पर, दूसरा चैप्टर वहां पर, मतलब इनकंसिस्टेंट। जैसे ही कोई एक्टिविटी इनकंसिस्टेंट हो जाता है उसका रिलायबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। एक बार फीफो, एक बार लिफो, फिर से फीफो, फिर से लिफो, लोग क्या बोलेगा? भट घटिया, कोई मतलब नहीं है, जो आ रहा है वो कर रहा है। दैट इज ट्रेडिशन बोल रहा है कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। एक 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ा है, उसके बाद सर पढ़ाइए ना, सर पढ़ाइए ना, ठीक है मेरा प्रॉब्लम है नहीं पढ़ाऊंगा, हटाओ। इनकंसिस्टेंट कोई काम का नहीं आएगा। अंडर दिस कंसेप्शन अकाउंटिंग पॉलिसीज which are method of valuation of inventory or method of depreciation adopted and applied by the organization should be followed consistently from one accounting period to one another accounting period। जैसे ही accounting period वर्ड बोल रहा है, मतलब क्या हुआ? मतलब periodicity concept। ये कैसे डेवलप्ड हुआ? ओवर द पीरियड प्रैक्टिस से। सर ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यस, 3 कारण के लिए चेंज हो सकता है। अगर लॉ बोलता है, कानून बोलता है जो आप फीफो नहीं कर सकते, यू कांट डू द फीफो, आपको लिफो में लिफो नहीं कर सकते तो आपको फीफो में करना ही पड़ेगा। चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है आप फीफो नहीं करेंगे, लिफो नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लिफो करते भी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डिप्रिसिएशन मेथड को प्रिस्क्राइब करता है, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग। आप दूसरा कोई मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
अगर आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन होगा वो फॉलो करने से, वो मेथड फॉलो करने के लिए, तब हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये 2-3 कारण के लिए आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द अंडर व्हाट कंडीशन द कंजर्वेटिव कंसिस्टेंसी कन्वेंशन कैन बी वायलेटेड अंडर द 3 कंडीशन। चेंजेस इन रेगुलेशन, कानून में बदलाव आया है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग का नियम में अगर बोलता है करने के लिए, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है। डन। फुल डिस्क्लोजर अंडर दिस कन्वेंशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, मैंने सुबह ही बता दिया था, ऑल रेलिवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है। द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल सो द यूजर कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ड्यू टू सच कन्वेंशन, contingent liability is disclosed in the balance sheet as a footnote। ये क्या है? ये कन्वेंशन के लिए contingent liability is disclosed in the balance sheet। मतलब जो लाइबिलिटी अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, चांसेस है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है बट अभी तक सर्टेन नहीं है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदर नोट्स टू अकाउंट्स एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये सब आपका पार्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। Materiality, under this convention financial statement disclose only the relevant information which can influence the decision of the user। Materiality बोल रहा है जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए मटेरियल होगा वही आप डिस्क्लोज करिए। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्यों फुल डिस्क्लोजर बोल रहा है? सब कुछ डिस्क्लोज करो। मेटेरियलिटी बोल रहा है जो रिलेवेंट होगा वही पोर्शन डिस्क्लोज करो। द इंफॉर्मेशन विच मे बी इनसिग्निफिकेंट और इनरिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने टोटल बिजनेस में 100 रुपया का खाना खाया, 20 रुपया का पिन खरीदा, आप क्या दिखाएंगे 100 रुपया 20 रुपया मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? नो, आप उसको मार्च करके प्रेजेंट करो। दैट इज मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी बोल रहा है जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए रिलायबल है उसको दीजिए, रादर देन इंफॉर्मेशन का गार्बेज बना दिया, यूजर को कुछ समझ में ही नहीं आया, उसका कोई मतलब नहीं है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतना ही दीजिए जो यूजर के लिए मटेरियल हो। तो सर इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हाँ ये बोल सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर जहां पर बोल रहा है फुल डिस्क्लोज करो, मेटेरियलिटी बोल रहा है वही डिस्क्लोज करो जो यूजर के लिए डिसीजन के लिए ठीक हो। यस और नो? Yes, sir. चलिए, कंजर्वेटिज्म हम लोग ऑलवेज लास्ट दिन में भी प्रोविजन में क्लास करा था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव। यस और नो? मैंने क्या बोला था? हम लोग ऑलवेज फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। दैट्स व्हाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड करते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स नहीं करते बिकॉज वी आर फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म। लेकिन सर आपने तो फुल ऑन प्रॉब्लम करा था, बिकॉज मुझे सिलेबस में है करने के लिए बोला था। इन्वेंट्री का वैल्यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। व्हाई? कंजर्वेटिव हम लोग फ्यूचर लॉस के लिए सोचते हैं लेकिन फ्यूचर इनकम हम लोग, that is called conservatism concept। The financial statement should reflect the anticipated loss but not anticipated gain। जो हम लोग एस्टिमेटेड लॉस को बिजनेस में रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन एंटिसिपेटेड गेन को नहीं। ड्यू टू दिस कन्वेंशन we value the closing stock in the financial statement at a cost price or market price whichever is lower। Due to this consumption we create provision for bad debt, provision for discount, but not recognize the provision for discount received in the financial statement। बट हम लोगों का सिलेबस में है इसलिए हम लोगों को करना पड़ा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है, अगर वो यह कन्वेंशन नहीं फॉलो करना चाहते हैं, बेटा ये तो कन्वेंशन है, ये अगर फॉलो नहीं करना चाहता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब वो कैसे करेगा तब उसके लिए हम लोगों ने दिखाया। लेकिन कंजर्वेटिज्म बोल रहा है इनकम को नहीं दिखाना। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। Yes, sir. तो यहां तक था कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल
स्टेटमेंट, उसको करने के लिए मुझे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नाम 3 दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव डन द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन रेफर टू दोस कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स। देखिए वो कन्वेंशन भी हो सकता है, कंसेप्ट भी हो सकता है, which are used while preparing the books of accounts and financial statements. These are क्या है? Going concern we have done, accrual basis of accounting we have done, consistency we have done. Clear or not? ये तीनों ही हम लोग ने कर लिया। The organization has to follow this assumption compulsorily. Organization क्या करेगा? This assumption को consistently फॉलो करेगा। डिस्क्लोजर अबाउट दिस अजम्पशन नीड नॉट टू बी मेंशन। मैंने पहले ही बताया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, जिसको वायलेट कर ही नहीं सकता, उसको आपको डिस्क्लोज करना नहीं पड़ेगा। हाउएवर अगर आप वायलेट करते हैं, डिपर्चर करते हैं, then it should be disclosed. अगर फॉलो करते हैं तो कोई आपको डिस्क्लोजर देना नहीं है, लेकिन अगर वायलेट करते हैं, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हैं, एक्रूअल फॉलो नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हैं, चेंज अगर मेथड करते हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। अदरवाइज ये 3 अजम्पशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाना पड़ेगा। क्लियर? सर एक बार बताइए ना सर। बोल रहा है एक अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, जो अकाउंटिंग तो बहुत कंसेप्शन हम लोगों ने पढ़े, कन्वेंशन पढ़े, उसमें फंडामेंटल 3 है। क्या क्या है? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। बोल रहा है ये फंडामेंटल कंसेप्ट फॉलो करने के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना नहीं पड़ेगा। इधर आइए तो, आ जाइए तो आपको लाइन टू लाइन दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइल इन्वेंटरी। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या लिखे थे? अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या था? पढ़ो तो। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स। और अकाउंटिंग पॉलिसी के भीतर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी आता है, मेथड भी आता है। प्रिंसिपल्स के भीतर कंसेप्ट भी आता है, कन्वेंशन भी आता है। तो बोल रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। अब बोल रहा है जो फंडामेंटल है उसको डिस्क्लोज करना नहीं पड़ेगा। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है 3, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 को डिस्क्लोज करना नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यहां से अगर डिपर्चर करते हो, मतलब अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते हो, कि ऐश बेसिस फॉलो करते हो, एक्रूअल फॉलो नहीं कर सकते हो, कंसिस्टेंसी मतलब आप एक बार लिफो कर रहे हो, एक बार फिफो कर रहे हो, दूसरे बार वेटेड एवरेज कर रहे हो, ऐसा अगर करने के लिए ना बोला है। अगर आप करते हो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हो, मतलब ये ट्रेडिशन अगर फॉलो नहीं करते हो, डिपर्चर करते हो, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा, इवन इफ फंडामेंटल अजम्पशन, बिकॉज यू आर डूइंग अ वायलेशन। ठीक है? यस सर। चलो, यस सर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का हम लोगों का पार्ट फर्स्ट क्लास खत्म हुआ। नेक्स्ट दिन ऐसे ही किसी ऑनलाइन में हम लोग कॉन्सेप्ट 2 करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस ऑलवेज ऑफलाइन में होगा। मंडे से आप लोगों का क्लास है, आई थिंक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रूटीन दे देगा। ठीक है बेटा? यस सर। ऑफलाइन, मंडे से ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन नहीं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफलाइन, उसके बाकी 3 दिन ऑनलाइन। 9 अभी 9, उसके बाद चेंज होगा। अभी जो हेड देखो, हेड क्या देता है। सर लास्ट क्लास का वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सर मंडे वाला जो इस क्लास होगा तो उसका नोटिस तो आ जाएगा ना सर? हाँ, तुम लोग बीकॉम में अभी तक इतना दिन पढ़ रहे हो,